वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्ड पैशंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपका टॉपिक देख सकते हैं, आज का टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इस वीडियो में अम्ल के गुण, क्षारक के गुण, लवण के गुण, उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, उनके परिभाषा, उनके अभिक्रिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स बिना देरी किए अम्ल, क्षारक और लवण जो आज का नया चैप्टर है इसे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले एसिड के डिफिनेशन से, उसके परिभाषा से कि एसिड क्या होता है। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, बहुत कोई इसमें याद करने की नहीं, रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अम्ल क्या है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन ये होता है फ्रेंड्स कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं, हम मतलब कोई भी पदार्थ ले लें तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब फ्रेंड्स देखिए, इतना आसान है जिसको आप चीख कर ही बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो मतलब इसका डिफिनेशन ये है फ्रेंड्स कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आगे मैं चल के बताऊंगा फ्रेंड्स कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र एक सूचक होता है जो अपना रंग परिवर्तन करके जो अपना रंग परिवर्तन करके अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना फ्रेंड्स कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ एसिड को बताइए, आप इसको अब आप चीखने मत लगेगा फ्रेंड्स। ये जो होते हैं बहुत डेंजर होते हैं। ये मतलब ये इतना जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही डेंजर होता है। अगर ये हाथ में भी पड़ जाए फ्रेंड्स तो आपको पूरा हाथ को आर पार कर, यानी हाथ में पूरा होल बना देगा। ये बहुत ही डेंजर होते हैं, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके अलावा तो फ्रेंड्स आप जो चीखने वाले सब्सटेंस होते हैं उसको आप बता सकते हैं कि अम्ल, जैसे आप बता दे सकता हूँ जैसे टमाटर। तो टमाटर क्या फ्रेंड, टमाटर जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या फ्रेंड्स, तो वो एसिड है। जैसे आप संतरा खाते हैं, संतरा स्वाद में खट्टे होते तो वो क्या फ्रेंड्स, एसिड है। आप इमली खाते तो इमली स्वाद में खट्टे होते तो वो क्या फ्रेंड्स, वो भी एसिड है। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। जैसे आप दही खाते वो भी खट्टे होते हैं तो वो क्या फ्रेंड्स, वो भी एसिड है। आप अंगूर खाते, कुछ अंगूर खट्टे भी होते हैं तो वो क्या फ्रेंड्स, उसमें भी एसिड है। इसी का जब एसिड के जब आप इनका जो रस रहता है, जो इसका ई रहेगा, जब उसको लिटमस पत्र एक बूंद डालेंगे तो जो नीला लिटमस पत्र रहेगा वो लाल हो जाएगा। आप एक ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लिटमस पत्र जाके किसी भी शॉप से खरीदिएगा, पेपर एक ऐसे इतना माने ये 2 उंगली बराबर लंबा पेपर आएगा और उसमें आप डालिएगा तो देखिए वो अपना रंग परिवर्तन कर देगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि जो मैंने सब्सटेंस डाला, अगर वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो वो एसिड है। अगर उसने लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया तो वो क्षारक है। और जब आप मार्केट से लीजिएगा लिटमस पत्र, जो उसका शुरू में रंग रहेगा वो रहेगा बैंगनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो क्या होता है, याद रखना है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर का इसका प्राकृतिक रंग होता है। यही था फ्रेंड्स मेरा HCl का उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे HCl होगी, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड या इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो आपको पता है फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर में चींटी काटती है, यानी चींटी हो गया, मधुमक्खी आ गया, तो यही वाला एसिड हमारे शरीर में छोड़ती है और जहाँ छोड़ती है तो वहाँ हमें जलन महसूस होता है। तो इसी एसिड, जिसको हम मेथनोइक एसिड कहते हैं, तो इसी एसिड के कारण जो हमें चींटी काटती है तो इसी एसिड के कारण हमें जलन महसूस होता है। वो अपने डंक से इसी एसिड का स्राव हमारे शरीर में करती है, जिस कारण हमें वहाँ जलन महसूस होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एसिड का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण के बारे में, किसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक अम्ल का जो डिफिनेशन होता है वो मैंने पढ़ लिया। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो देखिए हमारा है अम्ल का उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड। मतलब इसमें हम जानेंगे कि अम्ल का क्या क्या यूज होते हैं। तो अम्ल के बारे में मैंने क्या क्या जाना कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बेसिकली जो उसका डिफिनेशन था वही था, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था। अब चलते हैं अम्ल का क्या क्या यूज है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए अम्ल के यूज, मतलब अम्ल का जो यूज होता है वो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण है। मतलब जो पेट्रोलियम में आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के अंदर आ गया डीजल, आ गया पेट्रोल, आ गया मट्टी, केरोसिन तेल आ गया, मतलब ये सभी पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। यहाँ देखते हैं पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, तो आप पूछेंगे कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण तो होता है लेकिन उसमें कौन सा एसिड यूज होता है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया कि जो H2SO4 है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, यानी इसको हम ऑयल
ऑयल ऑफ इट्रोल भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हम और इसका एक और नाम, इसको हम गंध काम्ल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको हम गंध काम्ल भी कहते हैं H2SO4 के। ये 2 नाम आपको अपने दिमाग में रख लेना कि ये पूछे जाने वाला सवाल है। सेकेंड है फ्रेंड्स स्टोरेज बैटरी में आप देखते हैं कि जो हमारा बैटरी रहता है, आप कोई भी इन्वर्टर लीजिएगा तो इन्वर्टर के साथ बैटरी लीजिएगा तो बैटरी में रहता है, आप देखिए बैटरी में 2 चीज़ डला हुआ रहता है, जिसमें एक एसिड रहता है और एक पानी रहता है। तो आप क्या रखना, किसी भी एसिड में आप आइएगा तो किसी भी एसिड में लगभग हम बात करें तो 40% जो उसमें रहता है तो वो एसिड रहता है। एसिड में भी कौन है तो एसिड में वो H2SO4 ही रहता है, और इसमें 60% वाटर रहता है, इसमें 60% वाटर रहता है। जब रहता है बैटरी का पानी, उसे आप पी जाएँ तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बैटरी का पानी पीने, बैटरी का जो पानी रहता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। क्या अंतर रहेगा उसमें, जो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के और आयरन के जो आयन रहते हैं वो उसमें अनुपस्थित हो, यानी उसमें वो नहीं होते हैं। बाकी आपको ये पानी पी लेने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, ये आपको बात याद रखना। थर्ड में फ्रेंड्स नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का मैंने फॉर्मूला बताया था। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक बनाने, मतलब जो भी बम बारूद इत्यादि बनते हैं उसको बनाने में एसिड का उपयोग होता है। सेकेंड में फ्रेंड्स बाथरूम की साफ सफाई कर रहे हैं, आप देखते हैं कि बाथरूम में हार्पिक लेते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें लेते हैं, ये सब एसिड के ही बने हुए थे। एसिड का उपयोग बाथरूम की साफ सफाई करने में भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 5 पॉइंट देख रहे हैं, 5 नंबर, ये जो पॉइंट फ्रेंड्स कॉमन पॉइंट, मतलब ये आप किसी भी रासायनिक पदार्थ में इसका आप लिख सकते हो उसका उपयोग। मतलब जैसे आपको लिखना होगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, सोडा के बारे में, H2O के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब जो भी रासायनिक पदार्थ उसमें अगर आपको उपयोग आए तो ये पॉइंट आप रख लीजिए। किसी में भी लिख सकते हैं क्या चीज़ कि प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकारक के रूप में। और जो इसका 6 पॉइंट फ्रेंड वो उर्वरक बनाने में अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में भी हम H2SO4 अम्ल का उपयोग करते हैं, जिसको मैंने बताया, इसको हम ऑयल ऑफ इट्रोल कहते हैं और इसको गंध काम्ल भी कहते हैं। सेकेंड में फ्रेंड्स गहनों का साफ करें, मतलब जो इसका एसिड का जो यूज होता है फ्रेंड्स वो गहने और ज्वेलरी को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। 8 में फ्रेंड्स फल के दाग धब्बों को छुड़ाने में। तो ये था फ्रेंड्स अम्ल के उपयोग, जिसके बारे में मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, इसको आप याद कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट में लिख लिए। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल के गुण, यानी अम्ल के क्या क्या प्रॉपर्टी, यानी वो से क्या अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो जल में घुल कर क्या देता है। चलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अम्ल के गुण यानी प्रॉपर्टी जो बेसिड, यानी अम्ल के गुण क्या क्या है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट में अम्ल के गुण, फर्स्ट में फ्रेंड क्षार को उदासीन बनाने में, मतलब जो अम्ल का जो प्रॉपर्टी है यानी गुण है, यानी क्षार को उदासीन बनाने में, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम क्षार के अभिक्रिया एसिड अम्ल के साथ करवाएं तो ये नॉर्मल का जल बनता है। इस अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है, अम्ल का जो उपयोग होता है, आप लिख सकते हैं यह क्षार को उदासीन बनाने में, या अम्ल का उपयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में नमक तथा जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब जो एसिड होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। फ्रेंड्स इसको जल में घुलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने HCl को लिया, जैसे मैंने यहाँ HCl को लिया, HCl को हम जल में घुलाएंगे फ्रेंड तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। और ये देखिए यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन आयन, मतलब ये जल में घुल कर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब फ्रेंड्स थर्ड में आती है धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। ये मैंने फ्रेंड्स आपको पॉइंट बहुत बार बताया है कि जब वह कोई भी अम्ल रहे, जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और इसके लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी लिस्ट बताया फ्रेंड्स, कौन तत्व किसको, कौन से ऐसे तत्व है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स 4 में यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, मतलब जो एसिड होते हैं कोई भी एसिड ले ले, अगर हम लिटमस पत्र है उसमें उसके एक बूंद भी डालें तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 5 में फ्रेंड्स ये स्वाद में खट्टे होती है, तो मैंने आपको डिफिनेशन नहीं बताया था, ये इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। 6 में फ्रेंड्स अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख ले। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाया था अम्ल धातु कार्बन, से अम्ल ले लेते हैं, लेट में HCl ले रहा हूँ, और धातु कार्बन मतलब आप ले सकते हैं Na2 NaCO3। देखिए सही सोडियम जो है एक धातु है, कार्बन देखिए, मतलब ये क्या करा, देखिए धातु कार्बन, ये जब ये धातु कार्बन से अभिक्रिया करता है, यहाँ देखिए लवण बनाता है, जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड लवण, तो यहाँ देख रहे कि ये लवण बनाता है, तो यहाँ देखिए लवण बनाने के लिए इसको सोडियम क्लोराइड लवण बना सकता है। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और H2O बनाएगा। और H2O जैसा कि हम देख सकते हैं, लिखा है कि लवण बनाएगा, जल बनाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। यहाँ देखिए लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको संतुलित करना है, 2 लगा देंगे तो 2NaCl, यहाँ सोडियम भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, तो सोडियम भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, देख सकते हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 और
ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और एक 3, मतलब ऑक्सीजन जो है 3 गो है और देख सकते हैं ऑक्सीजन भी 3 गो, मतलब ये रहा संतुलन समीकरण। और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे बताया कि हम धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो ये जो अभिक्रिया था फ्रेंड्स, ये धातु कार्बोनेट से था। अब मैं आपको अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से दिखा, जैसे मैं यहाँ NaCO3 लेते हैं, NaCO3, इसको आपको याद रखिए जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, ये सूत्र होता है बेकिंग सोडा का। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, लिखता अभिक्रिया HCl, तो मैंने यहाँ क्या बोल रहा कि लवण बनेगा, जल बनेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो सबसे पहले हम लवण बना देते हैं NaCl प्लस H2O। ये सब जो रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको दे सकता है, सिर्फ वो इतना दे देगा और बोलेगा कि इसके आगे बताएं। तो आपको ये सब रिएक्शन जो बुक होता है, और मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, आप NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पेज नंबर लिख के बोलिए कि सर ये वाला नंबर मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ये मैंने सूत्र बताया कि ये सूत्र होता है फ्रेंड्स, सूत्र होता है बेकिंग सोडा का। ये आपको याद रखना, बेकिंग सोडा को जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो यही होता है। आगे चल के मैं सब बताऊँगा ये कैसे बनता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ये देखिए, ये जो अभिक्रिया करके बना सोडियम क्लोराइड यानी लवण, ये जल कार्बन डाइऑक्साइड, ये संतुलित समीकरण है Na एगो और Cl एगो, ये हो गया फ्रेंड्स H2 2 गो और ऑक्सीजन 3 गो। तो यही था फ्रेंड्स मेरा अम्ल का गुण। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि अम्ल क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अम्ल क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये हो गया उसका गुण हो गया फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे हो गया नींबू हो गया, एसिड चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है, ये हो गया दही हो गया। अगर हम रासायनिक पदार्थ में ले जो फॉर्मूले वाले होते हैं, वो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम CH3COH था उसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और फेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसके आपको याद रखना, जो कार्बोनिक एसिड रहते हैं वो वीक एसिड होते हैं, यानी वो कमजोर एसिड रहते हैं। ये जो HCl एसिड होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ये बहुत ताकतवर एसिड होते हैं। और जो कार्बोनिक एसिड होते हैं CH3COH, C2H5COH, ये सब जो कार्बनिक एसिड ये सब कमज़ोर होते हैं। तो ताकत और कमज़ोर के अनुसार भी एसिड को वो 2 भागों में बांटा, जिसमें एक होता है खनिज अम्ल। तो आपको याद रखना है कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब जिसको हम जल में घुलाया जाए तो वो परफेक्टली डिकम्पोज जाएंगे, मतलब वो परफेक्टली टूट जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि जब HCl को जल में डालते हैं तो यह परफेक्टली टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग होता है। इसलिए हम इसको खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल का अर्थ है कि जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब यहाँ देख सकते हैं, अगर हम H2SO4 को भी जल में घुलाएं, H2SO4 को भी जल में दिया 2H प्लस हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन को ये अलग कर देगा। तो इस तरह ये पूरी तरीके से टूट जाता है। मतलब वैसे हम जो पूरी तरीका से जल में डालने पर टूट जाते हैं और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम खनिज अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल जो जल में डालने पर अच्छा से नहीं टूट पाते, यानी कम हाइड्रोजन आयन देते, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे मैं ये जो एसिड है फ्रेंड, ये दुर्बल अम्ल, अगर इसको हम जल में घुलाएं तो ये कम हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं CH3COH को जल में घुलाओ तो फ्रेंड्स यह CH3COO नेगेटिव में टूट जाएगा और हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीका से नहीं टूटा, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए हम इनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो ये सब ऊपर वाला हो गया इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। या इसको जो कहते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया वीक एसिड। इसके आधार पर मैं बताया, एक बार फिर से आपको मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और वैसे अम्ल जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाई है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, जिसका नाम है मेरा क्षार और क्षारक। आप कंफ्यूज ना हो, क्षार बहुत सारे, देखिए एक इसमें बता दे रहा हूँ कि क्षार और क्षारक सब सोचते हैं कि सब एक ही है, मगर आपको ये बहुत से बच्चों का ये गलत फहमी रहता है कि क्षार और क्षारक एक है। मैं आगे टॉपिक में बताऊंगा कि क्षार और क्षारक एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम जानने हैं कि मेरा क्षारक क्या होता है, यानी बेस क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनके स्वाद कड़वे या तीखे होते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। बस फ्रेंड्स आपको सिंपल डिफिनेशन में याद करना है, पदार्थ जिनके स्वाद कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। सबसे पहले आप कोई भी आंसर को देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी आंसर को जब आप पढ़ रहे हैं उसे आप रटने की वजह उसे आप समझने की कोशिश किया करिए। जिस दिन आप उसे आप समझ पाते हैं उस दिन आपको उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन आप उसे आप समझ पाते हैं उस
कुछ दिन वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। कभी भी आप 10 साल बाद 5 साल बाद कभी भी आपसे वो कोई पूछेगा तो आप उसे आसानी से बता सकते। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, आप किसी भी टॉपिक को पढ़े तो इंजॉय होकर पढ़े। जैसे आप किसी भी फिल्म या मूवी को देखते हैं तो उसका एक एक पार्ट एक एक जो याद रहता है कि वो क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, चाहे आप कभी पूछ लीजिए। इस तरह आप उसको जो आप कैसे चॉइस से देखते हैं, आप उसको पसंद से देखते हैं, उसी प्रकार आप जब भी पढ़ो तो एकदम खुशी होकर पढ़ेगी हमको ये पढ़ना है, ऐसे करना। अगर जिस दिन आप ऐसे पढ़ने लगे फ्रेंड्स तो आप किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कभी आप एग्जाम में लिखे तो जो आप अपने से पढ़े हैं, जो आपको आता है वही आप एग्जाम में लिखे, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला, वो आपका रटा हुआ और अपने से लिखा हुआ को वो पहचान पाए कि ये जो बच्चा ये अपने से लिखा है या ये रट के आया, ये इसके कोचिंग में रटवाया गया था। इस प्रकार आप लिखें कि एग्जामिनर भी खुश जाए, वो एग्जामिनर भी आप कम ही ऐसा हो कि आप कम ही लिखें, मगर जो आपको अपने से आता है, जो आपका दिमाग में है, वही अपने से लिखें। तो ये देखिए मेरा क्षारक क्या होता है। क्षारक ऐसे पदार्थ है जिनके स्वाद कड़वे तथा तीखे होते हैं। और कभी भी आप क्षारक को जब छुएंगे तो वो उसको छूने पर, स्पर्श करने पर ये साबुन के भांति प्रतीत होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास जो क्षारक एग्जाम्पल है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। तो ये था हमारे पास क्षारक एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स जो बहुत सारे बच्चों का जो दिक्कत होता है, जिन्हें गलतफहमी होती है, वो सोचते हैं कि जो क्षार है और क्षारक एक में ही ये अलग अलग है। जैसा कि देखिए अब क्षारक का इंग्लिश मीनिंग होता है बेस, उसी प्रकार जो क्षार होता है, क्षार का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रेंड्स अल्कली। ये बात आपको याद रखना। आपको इसमें डिफिनेशन बेसिक यही है कि आपको मैं लिख दे रहा हूँ कि सभी क्षार जो फ्रेंड्स सभी क्षार क्षारक हैं, सभी क्षार क्षारक है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। ये जो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। देखिए अब मैं बता दूं डिफिनेशन से, तो क्षार क्या है, तो आपको क्षार का जो डिफिनेशन आपको ये याद रखना है कि जल में घुलनशील सभी क्षार, या क्या चीज़ मैं आपको क्या बोल रहा कि जल में घुलनशील सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। इस प्रकार सभी क्षार क्षारक है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं। ये जो था फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आप आगे चले गलती करते आप सोचते कि क्षार और क्षारक एक ही है, वहीं ये अलग नहीं है। जल में घुलनशील सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं हो सकते। यही था फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक, जो आपको पता नहीं होगा। तो इस प्रकार आप आज आपसे क्षार और क्षारक को एक ना समझे। जैसे यहाँ देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, तो ये क्षार भी है, ये क्षार भी है और ये क्षारक भी, यानी ये बेस भी है अल्कली भी, क्योंकि इसको हम जल में घुलाते हैं तो ये घुल जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्षार समझ में आएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे इसके उपयोग के बारे में। हमारे पास अगला टॉपिक जिसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारे क्षार होते हैं उनका क्या क्या उपयोग होता है। जो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अभी आप सब रखिए, आगे चल के मैं सभी के बारे में बताऊंगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या यूज होता है और इसका सूत्र क्या होता है। और अगर आपको कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे जो फर्स्ट वीडियो रासायनिक अभिक्रिया समीप उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके कैसे बनता है उष्मा क्षेपी उष्मा, इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाया। तो फर्स्ट इसका यूज है फ्रेंड क्षार का उपयोग कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना करते उसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। सेकेंड है फ्रेंड्स एंटासिड, मतलब इसका मतलब यही होता है कि आपको पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। जब हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं या हमारे पेट में कीटाणु चल जाते हैं, जो जम्स चल जाते हैं, उससे लड़ने के लिए हमारा जो पेट होता है वो बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिसके कारण हमारे पेट में जो खाना था वो अपच हो जाता है और हमें जो खट्टे ढकान आने लगती है। जिसके कारण हम जो दवा यूज करते हैं, इसको जो दवा रहता है वो बेसिकली क्षार होता है। ये जो दवा क्षार होता है वो हमारे पेट में अंदर जाकर अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है और हमारे पेट के जो अपच जो हमारे ढकार आते हैं खट्टे वो हम कम होने लगता है। और हम इसलिए जो दवाई यूज करते हैं तो दवाई का नाम है एंटासिड, जो दवाई का नाम है एंटासिड, जो हमारे जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। और बहुत सारे दवाई हो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, जो मैग्नीशिया देख रहे हैं, और रेनिटाइडिन हो गया, सिमेटाइडिन, ये भी एक दवाई ही है जो अपच के उपचार में यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने वाले साबुन के किया जाता है। फोर्थ में फ्रेंड चूना क्षारक से मकान की पुताई करने, मतलब जो चूना होता है अगर चूना को जल में घुला दे तो देखिए कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, उसका उपयोग घर की लिपाई पोताई में करते हैं। यहाँ 5 पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है, यानी इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। 6 में फ्रेंड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का उपयोग NOH कपड़े पर लगे ग्रीज के दाग धब्बों को साफ करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब मैं आपको बता
बता दूं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है उसको हम कहते हैं नौसादार। जब आप मार्केट में लेने जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो आप नौसादार से मांगेंगे कि हमको नौसादार दीजिए, तो ये आपको मिल सकता है। सातवां जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो तीसरा पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब सोडियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं जल को अस्थायी कठोरता को दूर कर। और जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने, मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसे हम बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये देखिए हम जो मेरा क्षार का उपयोग है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले में जिसमें हम पढ़ेंगे क्षार के क्या क्या गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि क्षार के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्षार के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो आज इस टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं क्षार के गुण, तो क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब किस अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, वो कैसा होता है, इसमें हम यही इसके बारे में बताएंगे। अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर है कि आप क्षार के 2 उपयोग लिखे, तो आप 6 पॉइंट आपको बताएंगे, से आप कम से कम 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तो बताया था कि क्षार के परिभाषा, अम्ल के परिभाषा, अम्ल के गुण, अम्ल के उपयोग, तो ये सब भी आपको याद करके रखना फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार कहता हूँ किसी भी टॉपिक को आप उसको कंसेप्ट को जानने की कोशिश करिए कि होता क्या। अगर जिस दिन आप उसको जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं उस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी किसी को परिभाषा या कुछ आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप उसको अच्छे समझने लगे, यानी मन से पढ़ने लगे, दिल से पढ़ने लगे, खुशी होकर पढ़ेंगे, तब आप उस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि क्षार का क्या परिभाषा, तो क्षार का बहुत सारा परिभाषा निकल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफिनेशन में कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जिसके स्वाद कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। ये था मेरा डिफिनेशन। आप भी बहुत सारे डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप जैसे क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके स्वाद कड़वे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्षार वो पदार्थ होते हैं जो छूने पर उनकी भांति प्रतीत होते हैं, क्षार वैसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके और लवण और जल बनाते हैं। फ्रेंड्स बहुत से डिफिनेशन हो सकते हैं और मैंने क्षार का उपयोग बता दिया है। तो आइए हम क्षार के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास क्षारक के गुण। जो मैं क्षारक के गुण है वो सभी लिख दिया है जो इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें से आपको कोई भी कम से कम 2 से 3 आपको क्षार के जो गुण है वो आपको याद करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि क्षार के 2 गुण लिखे, अम्ल के 2 गुण लिखे। तो फ्रेंड्स ये रहा क्षार के गुण। चलिए इसको बार बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्षार के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षार को इंग्लिश में अल्कली कहते हैं और क्षारक को बेस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्षार और क्षारक में आपको सिर्फ 2 ही अंतर याद रखना है, क्या कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो सर क्षार क्षारक में क्या अंतर, तो हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमको ज़्यादा क्षारक के बारे में पढ़ना कि क्षारक होते हैं, जो क्षारक होते हैं वो क्षार का ही भाग है। ये फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। सेकंड में है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जो था फ्रेंड्स ये 2 डिफिनेशन, ये तो आपको डिफिनेशन से ही पता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको डिफिनेशन से पता, मैंने आपको बताया कि क्षार के क्या क्या। तो यहाँ पे ये 2 जो पॉइंट है ये आप आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड में फ्रेंड्स क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और अपने गुण को समाप्त कर देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको नोट कर लेना कि क्षार जो होते हैं जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। आगे चल के मैं इसके बारे में डिफिनेशन दूंगा, पढ़ाऊंगा अभी। फोर्थ में फ्रेंड क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। ये जो फ्रेंड जब क्षार जिस तरह से हाइड्रोजन जब जल में घुलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जिसमें H+ होता है। उसी प्रकार अगर क्षार जो है अगर वो जल में घुले तो वो हाइड्रोक्साइड आयन जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं NaOH क्षार लेता हूँ और इसको हम जल में घुलाएं तो Na+ तो देगा फ्रेंड्स, मगर ये OH- आयन देगा। देख सकते हैं कि ये क्या दे रहा है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। अगर यहीं पर हमारा HCl रहता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता, तो ये H+ देता और Cl- देखिए यहाँ कि H+ देता, ये हाइड्रोजन आयन देता, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तरीके से आप अम्ल और क्षार के में अंतर ही बता सकते हैं। आप जो 5th फ्रेंड्स सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं। तो ये मैंने आपको बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं फेरिक ट्राईहाइड्रोक्साइड फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्यूप्रिक डाईहाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये में जो 2 फ्रेंड्स ये मेरा क्षारक है। ये क्या, ये क्षारक है। ये जो 2 देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसा कि मैं यहाँ डिफिनेशन लिख दिया, जल में घुलनशील क्षार क्षारक कहलाते हैं। और जो 6 पॉइंट फ्रेंड्स, यह छूने पर साबुन की भांति प्रतीत होते हैं। ये छूने पर साबुन की भांति प्रतीत होते हैं। तो ये जो 5th पॉइंट फ्रेंड ये मैंने सब आपको बता दिया, ये सब आपको याद रखना है। ये आपको 2 एग्जाम्पल याद करना कि ये जो 2 क्षारक है, यहाँ जल
में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं, और ये जल में अघुलनशील है, इसलिए हम इसको सिर्फ क्षारक कहेंगे। तो हो फ्रेंड्स, ये जो था ये जो गुण था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लवण के बारे में, क्या है लवण। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास अगला टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है लवण। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लवण का एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया है। आप चाहे तो इसको कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो उसे अपने भाषा में तुरंत एक्सप्लेन, उसके अपने भाषा में आप उसे तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखा है। लवण क्या है, तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली जो ये डिफिनेशन है फ्रेंड्स, ये डिफिनेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया का, मगर इसको आप लवण के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं और लवण का अथवा जल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये क्या फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि आप ये है अम्ल है और ये NaOH क्या है, तो NaOH एक क्षार है। देखिए जैसा कि यहाँ डिफिनेशन में दिया कि अम्ल और क्षार, तो यहाँ देखिए रिएक्ट कर अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, दोनों एक दूसरे गुण को समाप्त करते हैं, समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं जल का फ्रेंड्स मेरा निर्माण हो रहा। आप देख सकते हैं जो मेरा NaCl क्या है, तो NaCl एक लवण है। यहाँ पे मैंने दिया NaCl क्या है, तो NaCl एक लवण है। यही था फ्रेंड्स मेरा लवण का एग्जांपल। आप जब भी मैंने आपको बताया कि अगर आप केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ का अगर डिफिनेशन लिखिए, अगर आपको उसको रिएक्शन आता तब उसको रिएक्शन लिख दीजिए। अगर भाषा का अगर उसके सामने आप रिएक्शन लिखते हैं तो एग्जामिनर को एक पता चलता है कि हाँ आप पढ़े लिखे विद्यार्थी और आपको इसके बारे में कुछ आता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप किसी का भी परिभाषा लिखे तो आपको याद रखना है कि उसका कम से कम आपको 1-2 रिएक्शन आपको जरूर लिखने आना चाहिए। तो ये है फ्रेंड मेरा पहला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं कि मेरा एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए बना रहा है लवण, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, और बना रहा है मेरा जल। अब यहाँ देख रहे हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो बना रहा है कैल्शियम सल्फेट जो एक लवण है। यहाँ मैंने लिख दिया ये है लवण और ये एक जल बना रहा। और फोर्थ में फ्रेंड जब मेरा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो एक क्षार है या एक अम्ल है, तो बना रहा है पोटेशियम नाइट्रेट और बना रहा है जल। तो ये भी लवण है, ये भी लवण, ये भी लवण, सब लवण है फ्रेंड। और जैसा कि मैंने एक यहाँ आपको और डिफिनेशन दे दिया, अगर ये आपको डिफिनेशन अच्छा ना लगे तो आप एक लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन है, लेकिन आपको इसको भी अगर आप याद हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ दे दिया है कि लवण वह यौगिक है, लवण वह यौगिक है जो किसी क्षार के धन आयन यानी जो किसी क्षार है, जैसे NaOH है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स मेरा Na+ बनेगा और OH- बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो मेरा धन आयन बना, धन आयन क्या बन रहा, तो धन आयन सोडियम बन रहा। तो वही बोल रहा है लवण यह यौगिक है जो किसी क्षार के धन आयन द्वारा किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा बनता है। तो ये भी डिफिनेशन जो फ्रेंड्स ये भी सही, जैसा कि आप देख सकते हैं जब यहाँ लवण बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जब यहाँ लवण बन रहा, लवण मेरा क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। या जो हाइड्रोजन हो रहा है वो हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के देखिए जैसे NO3 था, तो NO3 तो यहाँ फ्रेंड्स मगर यहाँ H था तो H को हटा दिया गया और यहाँ पोटेशियम बैठ गया। तो पोटेशियम को जैसा कि हाइड्रोजन को कौन उधर हटाया, तो हाइड्रोजन को पोटेशियम हटाया, हाइड्रोजन को पोटेशियम हटाया, हाइड्रोजन को पोटेशियम हटाया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर पोटेशियम मेरा क्या है, पोटेशियम मेरा धन आयन जी। वही बोल रहा कि लवण यह यौगिक है जो किसी क्षार के धन आयन द्वारा, जैसे देखिए क्षार के धन आयन कौन, यहाँ पोटेशियम प्लस है और उसके क्षार के धन आयन द्वारा किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा बनता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड, इसको हम साधारण नमक कहते हैं, जो हम अपने घरों में नमक खाने के लिए यूज करते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसको साधारण नमक भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या रखना, पोटेशियम नाइट्रेट को हम साल्ट पीटर भी कहते हैं यानी सोडा कहते हैं और इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ आपको लवण के एग्जाम्पल दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये सब फ्रेंड्स लवण है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ लवण के एग्जाम्पल दिया। फ्रेंड्स आपको मैंने अम्ल बताया, अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये सब था डिफिनेशन, उसके उपयोग मैंने क्षार के बारे में पढ़ाया। और ये था फ्रेंड्स लवण के बारे में एक बेसिक डिफिनेशन, उसके बारे में ये जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं बेसिक अगले टॉपिक जिसे हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक में क्या क्या गुण होते हैं। आइए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अम्ल और क्षारक में अंतर समझने से पहले सबसे पहले आपको 4 चीज़ों के बारे में जानना होगा। मैं लिख देता हूँ क्षारक जो होते हैं फ्रेंड्स, क्षारक जिनको हम बेस कहते हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया फ्रेंड्स। एक होता है प्रबल क्षारक
एक होता है प्रबल क्षारक, एक जो होता है फ्रेंड्स एक होता है दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। और इसी तरह अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया, अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्रबल अम्ल, और सेकेंड होता है फ्रेंड्स दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि क्षारक को दो कैटेगरी में बांटा गया, अम्ल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल क्षारक यानी वीक बेस, इस तरह इधर ही बांटा गया। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। तो इसके बारे में आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे जो यहाँ बोला फ्रेंड्स प्रबल क्षारक यानी वीक बेस, तो आपसे क्षारक जो जल में घुलकर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरे हम कहते हैं प्रबल क्षारक, ये हो गया। चाहे इसका एक और डिफरेंस दे सकते हैं कि वैसे क्षारक जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं, या वैसे क्षारक जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित है मतलब पूरे तरीके से विभाजित हो जाए उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। सेकेंड में दुर्बल क्षारक, वैसे क्षारक जो जल में घुलकर पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाते हैं। और सेकेंड हो गया वैसे क्षारक जो जल में घुलकर कम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका मैंने दो डिफिनेशन बताया, इसका भी मैंने आपको दो डिफिनेशन बताया। अब चलते हैं प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं और वैसे अम्ल जो जल में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और फिर दुर्बल अम्ल, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाते हैं, अम्ल जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड कहते हैं। NOH का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और ये मेरा अलग अलग हो जाएगा। अगर आओ ले तो आओ फ्रेंड्स KOH, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो K पॉजिटिव हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल लें, HCl का लेते, ये देखिए ये भी पूरी तरीके से टूट जाएगा और H+Cl नेगेटिव बनाएगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लें जिसे हम ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अगर इसको हम लें तो यहाँ देखिए 2H+ बनाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। ये भी देख सकते हैं पूरी तरीके से टूट जा रहा है। अगर नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO3 नेगेटिव बनाएगा प्लस H+ बनाएगा। तो यहाँ देख सकते ये पूरी तरीके से टूट जा रहा, ये भी पूरी तरीके से टूट जा रहा है। इनको क्या कहेंगे, इनको हम प्रबल क्षारक कहेंगे और इनको प्रबल अम्ल कहेंगे। अब चलते दुर्बल अम्ल में, तो दुर्बल अम्ल आप देख सकते दुर्बल अम्ल जैसे CH3COH के एग्जाम्पल है। तो जब इनको हम तोड़ेंगे जल में घुलाएं, जब इनको हम जल में घुलाएंगे तो ये क्या बनेंगे, CH3COO नेगेटिव बनाएंगे प्लस H+ बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से हाइड्रोजन को नहीं तोड़ पाए, यानी ये पूरी तरीके से नहीं टूट पाए, यानी ये कम हाइड्रोजन आयन दिए इसी तरीके से, इसलिए इसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं HCOOH ले जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो HCOO नेगेटिव बनाएगा प्लस H+ बनाएगा। तो इसी तरह ये भी एक एग्जाम्पल हो गया दुर्बल अम्ल का, क्योंकि ये पूरी तरीके से टूट नहीं पा रहा। उसी प्रकार हम दुर्बल क्षारक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि दुर्बल जैसे NH4OH यह एक दुर्बल एग्जाम्पल है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो NH4 पॉजिटिव बनाएगा प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। OH ने ये भी पूरी तरीके से टूट नहीं पाती, इन्हीं को हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने सभी का एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल दुर्बल क्षारक, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं MgOH का होल 2, ये भी एक दुर्बल क्षारक है, और CaOH का होल 2 ये भी एक दुर्बल क्षारक है। तो ये रहा मेरे पास आपका, मैंने एग्जाम्पल दे दिया था। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है अम्ल और क्षारक में अंदर, और कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अम्ल तथा क्षार में अंतर। तो आइए अम्ल तथा क्षार में ये जो फ्रेंड्स है इसमें आप VVI लगा लीजिएगा, VVI। ये जो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आप VVI लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको हम देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखे, तो अम्ल और क्षार में हमको अंतर लिखना है। तो फर्स्ट में फ्रेंड जो आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला कि आप डिफिनेशन अगर याद रखिएगा तो आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। ये जो फ्रेंड्स इसका पहला डिफिनेशन है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये जो तीन गो फ्रेंड्स इसका ये तीन गो इसको डिफिनेशन में दिया, अंतर दिया, ये तो फ्रेंड्स आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि जो सभी जो 3 पॉइंट है ये मैंने आपके अम्ल के डिफिनेशन में बता दिया। तो अगर आपको डिफिनेशन याद है तो इसका जो अंतर है ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी के प्रकार जो जिस
इसमें जो पॉइंट लिखा, इसमें जो होता है पॉइंट, इसमें मैंने अम्ल में लिख दिया। और यही पॉइंट जो क्षार में होता है वही पॉइंट हम क्षार में लिख देंगे। जैसे कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। 4 है फ्रेंड्स अम्ल का पीएच मान, अम्ल का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो 7 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से फ्रेंड्स बड़ा होता है और 14 यानी 14 से कम होता है। और फ्रेंड्स जो 5th पॉइंट है वो जो अम्ल का मुख्य कार्य लिखना, अम्ल का मुख्य कार्य क्षारकों को उदासीन बनाना। 6 में फ्रेंड्स अम्लों को उदासीन बनाना। तो ये रहा फ्रेंड्स अम्ल तथा क्षार में 5 पॉइंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो 5 पॉइंट है फ्रेंड्स वो इनफ है। इससे ज़्यादा आपको बोर्ड में लिखना भी नहीं पड़ता। लेकिन आप बुक एक बार मैं बोलता है कि अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर मैं जो प्रसाद मुझसे भी कुछ छूट गया होगा अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे ना छूट, इसलिए मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी आप 12 पढ़ते। ये रहा फ्रेंड्स अम्ल तथा क्षार में अंतर, ये हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले कुछ और टॉपिक में जो आपको बुक में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी मैंने लिखा है कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाया जाता है। और इसमें फ्रेंड्स आप एकदम VBI लगा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस हर साल कोई भी चाहे बोर्ड उसमें से इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं और पूछा जाता है कि ये इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए हैं कि कौन कौन से चीज़ में कौन से अम्ल पाया जाता है। जहाँ पे देखिए फर्स्ट में संतरा और नींबू में फ्रेंड्स सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिट्रिक एसिड, इसको कहेंगे सेट्रिक एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। और सेकेंड है फ्रेंड्स अंगूर और इमली में इसमें टॉर्ट्रिक एसिड। तो थर्ड में फ्रेंड्स टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फोर्थ में फ्रेंड्स सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और 5 में फ्रेंड्स बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप क्या रखना, बेंजोइक अम्ल घास और पत्ते में पाया जाता है। 6 में फ्रेंड्स फॉर्मिक अम्ल, इसको या मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसमें ये किस में पाया जाता है, आप क्या देखिए चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी या नेटल जो एक जंगली पौधा होता है, इन चारों चीज़ों में पाया जाता है। फ्रेंड्स जब हमें चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में मेथनोइक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण जिस स्थान पर हमें चींटी काटती है उस स्थान पर हमें जलन होती है। तो याद रखना है कि चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू ये काटते हैं तो हमारे शरीर में ये मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। और सिर्फ में फ्रेंड लेक्टिक अम्ल, तो लेक्टिक अम्ल किस में पाया था, लेक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आपको याद रखना है कि जब हम दूध पीते हैं फ्रेंड दूध जो हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर दही ही बनता है। अब इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब एक बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है जब अपने एक माँ का दूध पीता है और जब वो वोमिटिंग करता है तो देखते हैं कि वो दही ही वोमिटिंग करता है, जो उसका जो उल्टी करता है वो खट्टा माँ, इससे हमें पता चलता है कि दूध हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जाकर दही ही बनता है। तो दूध और दही में लेक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक और अम्ल होता है फ्रेंड्स, पूछे कि चाय की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखें चाय की पत्ती में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स जो अम्ल है किस में पाया जाता है, मैंने सभी यहाँ पर लिख दिया। तो आपको ये जरूर से जरूर इसमें से याद करना कि इसमें से हर एक साल एक ना एक प्रश्न पूछ ही सकता है कि कौन इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, या इसे पूछ सकता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, धोवन सोडा के बारे में कैसे बनता है, क्या यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।